कोई अपना सा। सुनो रोहिणी, जरा बताना तो वो पूजा के फूल। हाय, आज तो चांद खुद उतर आया है इस जमीन पर, कहते हुए सुरेश अपना सर धम से दरवाजे की चौखट पर लगा टुकुर टुकुर रोहिणी को प्यार भरी निगाहों से देखता रहा। अरे अरे, संभालिए खुद को सुरेश, क्या कर रहे हैं? सिर पर चोट लग जाएगी। अपने झुमके बंद करते हुए रोहिणी शीशे में से सुरेश को देखते हुए बोली, कैसे संभालूं खुद को, तुम ही बताओ ना। जब इतनी सुंदर बीवी हो तो कोई खुद को कैसे संभाल पाएगा मोहतरमा। वैसे चेहरा बड़ा दमक रहा है आज आपका, किस चीज़ का असर है मुझे तो बता दीजिए। अच्छा जी, ऐसा क्या? बहुत रोमांस जाग रहा है आज। खुद को शीशे में निहारते हुए रोहिणी उठी और अपने बाहों का हाथ सुरेश के गले में डालते हुए बोली, किसी चीज़ का असर नहीं, यह तो आपके प्यार का असर है जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को महका दिया है। नहीं तो मेरा जीवन तो। इससे पहले कि रोहिणी कुछ बोलती, अपनी उंगली उसके होठों पर रख उसे चुप करवा दिया सुरेश ने। कितनी बार कहा है, बीती बातों को भूल जाओ, वो अतीत था, बीत गया। आज जब हम साथ हैं तो हमारे प्यार के आगे बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह सूरज का अपनी रोशनी के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह हम दोनों भी एक दूसरे के बिना शून्य हैं। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी, कहते हुए सुरेश ने प्यार से रोहिणी का माथा चूमा और उसे आलिंगन में लिया। अपने प्यार की दुनिया में दोनों खोए थे कि अचानक से आई माँ की आवाज़ सुन दोनों ही हड़बड़ा गए। वैसे आप यहाँ क्या पूछने के लिए आए थे? खुद को जल्दी से सुरेश की आगोश से निकाल अपने बाल सही करते हुए रोशनी ने पूछा। अरे, मैं तो पूछने आया था कि पूजा के फूल कहाँ हैं? वो पंडित जी आते ही होंगे सत्यनारायण जी की पूजा करने, लेकिन तुम मुझे कोई काम कभी समय पर नहीं करने देती। अभी जाकर माँ को बताता हूँ कि जिस नई बहू के आने पर उन्होंने घर में पूजा रखवाई है ना, उसकी वजह से सारा काम लेट हो रहा है। ओहो, क्या बात जी, क्या बात। यह रहे फूल, आप लीजिए और जाइए। रोहिणी ने हंसते हुए सुरेश के हाथों में फूल की टोकरी थमा दी। कोई नहीं, जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे बहुत देर हो गई और माँ अपनी लाडली बहू को तो कुछ कहेंगी नहीं। मैं बेचारा हर काम का मारा, इसी बात पर फिर कोई थोड़ा सा प्यार दे देता तो, कहते हुए सुरेश रोहिणी को गले लगाने आगे बढ़ता है। तुरंत रोहिणी ने प्यार से धक्का देते हुए कमरे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अच्छा, जाता हूँ, तुम भी जल्दी आना। और हाँ, याद है ना? जी याद है, बिल्कुल याद है। आँख में काजल लगा लूँगी, पहले पूरा तैयार हो जाऊँ। अब आप जाइए। सुरेश को भेजकर रोहिणी खुद को आईने में निहारने लगती है। कैसा अजीब खेल खेला था जिंदगी ने उसके साथ। कभी सोचा न था कि उसकी मांग में सुरेश के नाम का सिंदूर सजेगा। आज दिमाग ने फिर दिल का साथ देना छोड़ दिया था, इसलिए धीरे धीरे रोहिणी फिर अतीत की यादों में डूबती जा रही थी। अरे, यह रोहन का नंबर कवरेज क्षेत्र के बाहर क्यों आ रहा है? कहाँ है वो? आज कॉलेज का आखिरी दिन था और रोहन का कुछ अता पता नहीं था। दिमाग में उथल पुथल सी मच हुई थी। व्हाट्सएप कॉल भी ट्रायल किया और कितने मैसेजेस भी ड्रॉप किए, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं। कहाँ है, कैसा है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, नहीं, खुद ही सवाल व खुद ही जवाब देने जैसी मनोस्थिति सी हो गई थी रोहिणी की। कहीं
ढूंढने भी तो नहीं जा सकती। घर में अगर लेट पहुंची तो क्या जवाब दूंगी माँ पापा को कि कहाँ थी इतनी देर से। माना कि आज कॉलेज का आखिरी दिन था तो दोस्तों से मिलते मिलते लेट हो गई, लेकिन कितना लेट होगी। नहीं, क्या करूं? बहुत दिमाग लगाते के बाद भी रोहिणी खुद को असहाय ही महसूस कर रही थी, इसलिए अपनी स्कूटी से वापस घर की ओर लौट पड़ी। अरे रोहिणी बेटा, आ गई। कैसा रहा आज कॉलेज का आखिरी दिन? चाय पी रहे माँ पापा ने बड़ी ही दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हल्की सी गर्दन हिलाकर रोहिणी दिन अच्छा होने की दिलदासा देकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज कॉलेज का आखिरी दिन था तो हो सकता है थोड़ी भावुक हो गई हो। थोड़ा समय लगेगा रोहिणी को यह सब एक्सेप्ट करने में। जी सही कह रहे हैं आप। अब तो मैं कहती हूँ कि आप इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दीजिए। वैसे भी हमारी दिल्ली में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, इसलिए एक अच्छा सा लड़का देखकर बस बिटिया के हाथ पीले कर दीजिए, ताकि हमारी पहली जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। रही बात छोटी की, तो वो तो अभी बहुत छोटी है। बिल्कुल सही कहा रोहिणी की माँ तुमने। तुम्हें याद है मेरे ऑफिस में जो मेरे सहकर्मी हैं मल्होत्रा जी, उनका बेटा सुरेश एब्रॉड से पढ़ाई करके आया है और यहाँ किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर भी है। तुम कहो तो अपनी रोहिणी के लिए उससे बात करूं। और वैसे भी पिछले हफ्ते जब मैं उन्हें अपनी मोबाइल में हमारी फैमिली फ़ोटो दिखा रहा था तो उन्हें देखते ही हमारी रोहिणी पसंद आ गई थी। जी बिल्कुल, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आप आज ही उनसे बात कीजिए और उनके बेटे की फ़ोटो भी मांग लीजिए, ताकि रोहिणी को दिखाकर बात कर सके। इधर रोहिणी के माँ पापा भविष्य में उसके लिए कुछ बेहतर करने की सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कमरे में रोहिणी अपनी अन्य दोस्तों से रोहन के बारे में पूछने पर भी कुछ पता न चलने के कारण सारी उम्मीद खो बैठी थी। खिड़की के पास बेसुध सी बैठी हुई रोहिणी बस बाहर की दुनिया को टकटकी लगा देखते हुए उसमें अपनी खोई दुनिया ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से मोबाइल में आए रोहन के मैसेज ने उसकी खोई मुस्कान लौटाकर उसे चिंता मुक्त कर दिया। हे रोहिणी, आई एम फाइन, आई विल कॉल यू लेटर। इतना फॉर्मल मैसेज। मैंने उसे इतने कॉल किए, इतने मैसेज ड्रॉप किए, उसका जवाब आया तो ऐसा, वो भी इतनी देर से। उसी समय जवाब दे देता तो क्या हो जाता। ऊपर से आज के बाद मेरा उससे मिलना मुश्किल होगा। फिर भी खैर कोई नहीं, हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो, नहीं तो मेरा रोहन ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरा रोहन ठीक है, मेरे लिए यही काफ़ी है। चिड़िया सी चहकती हुई रोहिणी पूरे घर में घूमने लगी। अपनी बेटी को खुश देखकर उसके माँ पापा भी खुश हो गए। कॉलेज बंद हुए 4 दिन बीत गए थे। जब जब रोहिणी रोहन को मैसेज करती, वह लेट ही सही उसके मैसेज का रिप्लाई कर देता, लेकिन फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि रोहन अपने पापा का बिजनेस संभालने में हाथ बटाने लगा था। आज दोपहर के खाने की टेबल पर रोशनी के माँ पापा ने उसकी शादी की बात छेड़ दी। उन्होंने सूरज की फ़ोटो अपने मोबाइल पर निकालकर रोशनी को दिखाकर उससे उसकी पसंद जाननी चाहिए, लेकिन रोशनी ने
मुंह नीचा कर अपनी आंखें ही बंद कर दी, लेकिन मन में एक बवंडर सा उमड़ गया था। आखिरकार वह रोहन के सिवाय किसी और से शादी करने को कैसे सोच सकती है, लेकिन माँ पापा को यह बात कैसे बताऊंगी वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। आखिर क्या कमी है उसके रोहन में? वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे दामाद में होने चाहिए, लेकिन यह सब करने से पहले उसे रोहन से बात करनी चाहिए कि वो यहाँ आए और हमारी शादी की बात करे। ऐसा सब सोच रोहिणी चुपचाप उठी। वह निशब्द सी अपने कमरे की ओर तेजी से दौड़ गई, लेकिन उसके माँ पापा की नज़र में यह उनकी बेटी की शर्मीलापन था। कमरे में जाकर तुरंत उसने रोहन को फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार की तरह आज भी उसकी रोहन से बात नहीं हुई। इसलिए रोहिणी ने उसे मैसेज किया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है रोहन, प्लीज़ कॉल मी। 15 मिनट बाद रोहन का फ़ोन आया। हेलो रोशनी, क्या हुआ? प्लीज़ जल्दी बताओ, मैं बहुत बिजी हूँ। रोहन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे माँ पापा ने मेरे लिए कोई सुरेश नाम का लड़का पसंद किया है और अब वो मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं। तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ ना हमारी शादी की बात उनसे करने। मुझे पक्का यकीन है वो ज़रूर मान जाएंगे। 1 मिनट रोहिणी, यह तुम क्या कह रही हो? हमारी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कौन सी दुनिया में खोई हुई हो तुम? शादी, वो भी तुमसे? नो वे। यह क्या कह रहे हो रोहित? यह कोई मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज़ बी सीरियस। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तब वो शादी ही तो करते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड यार। फ्रेंड्स? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड? कॉलेज में 3 साल साथ साथ रहे, साथ घूमे फिरे, साथ खाया पिया, साथ ही पढ़े। यह प्यार नहीं तो क्या था? हाँ, वो अलग बात है कि आज तक हमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन अब तो कर सकते हैं ना। इसलिए प्लीज़ चलो ना, अपने रिश्ते को नया नाम देते हैं। ओ गॉड, साथ उठने बैठने, पढ़ने व घूमने को तुमने प्यार समझ लिया तो ये तुम्हारी गलती है। मैंने कभी तुम्हें ऐसी नज़र से नहीं देखा। अगर देखा होता तो कब का इस रिश्ते को नाम दे दिया होता। और दूसरी बात, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, उसे तो कब का अपने घर वालों से मिलवा चुका हूँ और अब अच्छे से सेटल होकर उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी अपने मम्मी पापा के द्वारा तुम्हारे लिए पसंद किए गए लड़के से शादी कर लो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। और हमारी दोस्ती कॉलेज तक ही थी, इसलिए मुझे कभी फ़ोन नहीं करना। हेलो रोहन। इसके आगे रोहिणी कुछ कहती, रोहन फ़ोन काट चुका था। बाद में भी उसने रोहन को बहुत बार फ़ोन लगाया और बहुत से मैसेज भी किए, लेकिन रोहन ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए। रोहिणी अकेले में बेसुध सी बैठी रहती। माँ पापा के आगे झूठी हंसी दिखाने की भी अब हिम्मत न बची थी। जीवन का कोई मोल न था। कल सुरेश और उसके घर वाले रोहिणी को देखने आने वाले हैं, लेकिन वो सबको अंधेरे में कैसे रख सकती है? जिसकी सारी खुशियाँ खत्म हो गई हों, वो कैसे इस नए रिश्ते को खुशियों से भरेगी? नहीं हो पाएगा उससे। ऐसा सोच वो शाम को निकल पड़ी थी अपने जीवन को खत्म करने, क्योंकि नहीं जी सकती थी वो दोहरा जीवन। इसलिए उसका मरना ही बेहतर था। आत्महत्या करने जैसे नकारात्मक सोच के साथ रोहिणी पहुंच गई थी तेज बहाव वाली नदी के पुल के ऊपर और रोहन के साथ बिताए हर पल को फिर से जीकर उन यादों को समेटकर कूदने ही वाली थी कि अचानक से एक फरिश्ते के हाथ ने उसके हाथ को जोर से पकड़ा, अपनी ओर खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया।
अरे लड़की, तुम पागल हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पता भी है क्या करने जा रही थी? क्या हुआ? रोहिणी फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन जैसे ही यह आभास हुआ कि वो किसी के दिल के करीब रहकर किसी के दिल की धड़कनों को सुन रही है, मानो कोई अपना सा एहसास था, लेकिन होश संभालते हुए वह तुरंत पीछे हट गई और वहाँ से भाग गई। लेकिन उसकी भारी आँखों में एक धुंधली सी छवि बस गई थी और कानों में बोले जाने वाले शब्द रिकॉर्ड हो गए चुके थे। अगले दिन रोहिणी को देखने मल्होत्रा जी अपने परिवार सहित घर पधार गए थे। दोनों परिवार की तरफ से जो रिश्ता पक्का ही था, लेकिन लड़का लड़की की आपसी सहमति भी जरूरी थी, इसलिए उन्हें अकेले में बातचीत करने का मौका दिया गया। हेलो, माय नेम इज़ सुरेश। अब कैसी हैं आप? यह आवाज़ रोहिणी को कुछ जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही उसने मुंह उठाकर देखा तो सामने एक हट्टा कट्टा से स्मार्ट नौजवान अपने सामने पाया। कल वाली धुंधली छवि आज स्पष्ट थी, लेकिन क्या यह वही है या कोई और अजीब कस्मकस सी थी? हेलो, माय नेम इज़ सुरेश। अब कैसी हैं आप? सुरेश ने फिर दोहराया। हेलो, मैं रोहिणी। अब ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे? ओह गुड। वैसे कल आप वो सब क्या करने जा रही थी? लगता है कोई लव सब का मामला है, हंसते हुए सुरेश बोला। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपको पसंद आऊँगा या नहीं। नहीं पता हमारी शादी होगी या नहीं। नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ, लेकिन एक सलाह ज़रूर दूंगा। यह जो कल आप करने जा रही थी ना, वो बहुत गलत था, क्योंकि एक ऐसे इंसान के पीछे आत्महत्या करने, अपने माता पिता को जिंदगी भर का गम देने वाली थी आप। इसमें उनका क्या कसूर है? इश्क तो एक खूबसूरत सा एहसास है, दो दिलों के बंधन का जरिया है। एक तरफा इश्क कोई इश्क नहीं, बल्कि कुछ ऐसे किस्सों को अंजाम देता है जिनकी वजह से इश्क का नाम कलंकित होता है। और यह इश्क कलंक नहीं, बल्कि आँखों का काजल है। जिस तरह आँखें बिन काजल सूनी हैं, उसी तरह ज़िंदगी सच्चे इश्क बिना। सॉरी अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो, बस जो दिल में था बोल दिया। अब हो गया हो तो चले, सब इंतज़ार कर रहे हैं। रोहिणी, रोहिणी, अरे कहाँ खो गई हो? पंडित जी आ गए हैं, कितनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। सुरेश ने थोड़ी तेजी से रोहिणी के कंधों को झटकाया और वह अतीत की यादों से बाहर निकल गई। अरे सुरेश, आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखिए ना कैसी लग रही हूँ, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। कहते हुए सुरेश ने रोहिणी के आंखों से काजल का टीका लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। सुरेश, आप भी ना यह करना नहीं भूलते? अरे कैसे भूल सकता हूँ? मुझ में तुम हो, तुझ में मैं हूँ, और यह काला टीका हमारे प्यार को नज़र से बचाएगा। अब मैं काला टीका लगाते हुए कैसा लगूंगा? कहते हुए सुरेश ठहाका लगाते हुए हंसने लगता है। सुरेश, आप भी ना। रोहिणी भी हंसी। दोनों पूजा में बैठने के लिए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।